हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिकार्डिंग इक्वेशन का अगला भाग पढ़ेंगे। अगर हम रिकार्डिंग इक्वेशन के 4 पर्टिकुलर हल दे रखे हों तो उन चारों के आधार पर हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट है या ये कहते हैं उनका क्रॉस रेशियो है, वो कांस्टेंट हमें सिद्ध करना है। तो देखो एक थ्योरम है, उसी के आधार पर वो थ्योरम ये है, द क्रॉस रेशियो ऑफ एनी 4 पर्टिकुलर्स इंटीग्रल ऑफ ए रिकार्डिंग इक्वेशन इज कांस्टेंट। द क्रॉस रेशियो मतलब उनका क्रॉस रेशियो का मतलब है वजन अनुपात, या ये कहते हैं जैसे 4 उसके हाल दे रखे पी क्यू आर एस, तो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, एस माइनस पी, ये सारे मान निकाल के उनका अगर क्रॉस गुणा का अनुपात अगर जीरो कांस्टेंट आता है वो प्रमेय हमें सिद्ध करनी है। तो देखो अगेन इस प्रमेय में हमें क्या मानना है, एक रिकार्डिंग इक्वेशन माननी है, उसके हमें 4 पर्टिकुलर हल मानने हैं। तो माना लेट dy अपॉन dx बराबर y1, क्यों y1 का मतलब ये है dy अपॉन dx बराबर p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, रिकार्डिंग इक्वेशन इज ए रिकार्डिंग इक्वेशन। तो ये रिकार्डिंग इक्वेशन हो गई। अब हम क्या मानेंगे कि लेट, और हम जानते हैं कि रिकार्डिंग इक्वेशन का हल है, वो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। वो हल क्या था कि y इज इक्वल टू माइनस सी एफ वन एक्स प्लस जी वन एक्स अपॉन आर इंटू सी एफ एक्स प्लस जी एक्स, जहां पर c है वो कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है, क्योंकि रिकार्डिंग इक्वेशन कितने कोटि का है, एक कोटि का है, अतः उसके हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या भी क्या होगी, एक होगी, तो वो है c। तथा इस रिकार्डिंग इक्वेशन में पी क्यू आर या तो अक्ष के फलन होंगे या अचर राशियां होंगी। तो यहाँ पर ये आर का मान है, ये हल प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था। तो अब हम मान लेते हैं, क्योंकि ये हमने मान लिया रिकार्डिंग इक्वेशन है, उसका हल भी हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं, वो ये है। अब हम क्या मानेंगे, इसके 4 पर्टिकुलर हल। पर्टिकुलर हल होता है कि उनके स्वेच्छ अचरों को कुछ विशेष मान दे दें तो वो कहलाता है पर्टिकुलर हल। तो यहाँ पर जो सी है उसके मान जैसे जैसे परिवर्तित होंगे उसके हल भी वैसे वैसे बदल जाएंगे। तो इस सी के मान हमें मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा मानेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मानेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसके 4 हल हो जाएंगे। तो माना इसके 4 पर्टिकुलर हल है पी क्यू आर एस। तो हमने मान लिया लेट पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स और एस एक्स आर 4 पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट या रिकार्डिंग इक्वेशन फर्स्ट। देन चूंकि ये इसके 4 पर्टिकुलर हल है तो इसी में सी का मान जैसे बदलेंगे तो वो मान भी उसका हल भी बदल जाएगा। तो मान लेते हैं एक बार सी की जगह अल्फा रखा, अल्फा बराबर तो इसका हल मान लेते हैं, इसका आ गया पी एक्स। दूसरा बीटा रखा तो क्यू एक्स आ गया। तीसरा मानो गामा रखा तो आर एक्स आ गया। चौथा डेल्टा रखा तो एस एक्स आ गया। अब ये हमने यहां तक इस प्रमेय में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, द क्रॉस रेशियो ऑफ इज कांस्टेंट, कि इसका क्रॉस अनुपात है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस और एस माइनस पी, ये ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो नाउ p माइनस क्यू, p का मान ये रहा और q का मान ये रहा। तो इनमें देखो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा एफ वन एक्स प्लस जी वन एक्स अपॉन आर अल्फा एफ एक्स प्लस जी एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा बीटा एफ वन एक्स प्लस जी वन एक्स अपॉन आर बीटा एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो देखो इसका लघुत्तम लेके इसको सरल करेंगे तो 1 अपॉन आर कॉमन आ जाएगा। तो ये इसका मान जब सरल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आर अल्फा एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू बीटा एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको सरल करेंगे। तो देखो अल्फा बीटा एफ एक्स एफ वन एक्स,
यहाँ पर क्या आएगा प्लस का, ये तो आ जाएगा माइनस का, और अल्फा एफ एक्स, अल्फा बीटा एफ एक्स एफ वन एक्स, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो ये प्रोडक्ट इससे गुणा होगा और ये प्रोडक्ट इससे गुणा होगा, तो ये भी इसका फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा। तो देखो अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो वो भी इन दोनों में देखो कॉमन आ जाएगा एफ एक्स एफ वन एक्स जी एक्स, और कोष्टक में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा एफ जी वन माइनस एफ वन जी। इसको सरल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे Q माइनस R, तो इसका मान आ जाएगा बीटा माइनस गामा इंटू जी एफ जी वन माइनस एफ वन जी अपॉन आर बीटा एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू गामा एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसी प्रकार से हम निकालेंगे आर माइनस एस का मान। इसका मान क्या आ जाएगा, गामा माइनस डेल्टा एफ जी वन माइनस एफ वन जी अपॉन आर गामा एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसको दे देंगे हम इस समीकरण नंबर, इसको दे देंगे 4, इसको दे देंगे 5। इसी प्रकार से हम निकालेंगे एस माइनस पी। एस माइनस पी क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस एल्फा एफ जी वन माइनस एफ वन जी अपॉन आर डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स और एल्फा एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिमिलरली इसके आधार पर ही हमने जो ये मान ज्ञात किया, इसके आधार पर हमने ये तीनों मान लिख दिए। तो देखो अब क्या करेंगे, ये सारे मान आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, P माइनस क्यू को R माइनस एस से गुणा और इसको इससे गुणा करके इनका अनुपात लेंगे। तो देखो क्या जाएगा, P माइनस क्यू इंटू R माइनस एस अपॉन Q माइनस R और S माइनस P। इसका इन दोनों का गुणा करके अनुपात निकालेंगे। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब 3 और 5 को गुणा और 4 और 6 को गुणा। तो देखो नीचे वाले पद हैं वो कट जाएंगे, आर का मान भी कट जाएगा और ऊपर वाला पद भी कट जाएगा। ओनली बचेगा क्या, अल्फा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस डेल्टा अपॉन बीटा माइनस गामा इंटू डेल्टा माइनस अल्फा। अब चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या है, कांस्टेंट राशि, और कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाएंगे तो कांस्टेंट और कांस्टेंट राशि को गुणा करेंगे तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि में कांस्टेंट राशि का भाग लगाएंगे तो वो भी कांस्टेंट आएगी। तो ये बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। और ये हमें सिद्ध करना था, द क्रॉस रेशियो ऑफ एनी फोर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए रिकार्डिव इक्वेशन इज कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, पहले रिकार्डिव इक्वेशन मानी, फिर उसका जनरल व्यापक हल मान लिया, और उसमें 4 पर्टिकुलर हल के लिए हमने सी की जगह एक बार अल्फा रखा, एक बार बीटा रखा, एक बार गामा रखा और एक बार डेल्टा रखा। उनके अकॉर्डिंग पी क्यू आर एस उसके हल आ गए।
ये ज्ञात करने के बाद में हमने क्या किया, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस माइनस बी का मान ज्ञात किया और उनका गुणा करके भाग लगाया तो वो मान आ गया हमारे पास कांस्टेंट। इसका मतलब हम जानते हैं द क्रॉस रेशियो ऑफ एनी फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए रिकार्डिक इक्वेशन इज कांस्टेंट। अब देखो हम इस रिकार्डिक इक्वेशन का एक अगला भाग पढ़ेंगे जिसमें वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर दे रखा हो तो उसका कैसे जनरल व्यापक सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो मान लेते हैं, माना लेट dy अपॉन dx बराबर y1 इज इक्वल टू p प्लस qy प्लस ry स्क्वायर इज ए रिकार्डिक इक्वेशन, जहां पर p q r या तो अक्ष के फलन होंगे या अचर राशियां होंगी। तो ये क्या होगी, रिकार्डिक इक्वेशन। अब मेथड क्या है, इस रिकार्डिक इक्वेशन का एक पर्टिकुलर हल दिया हुआ हो तो देखो माना वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज नोन एज y इज इक्वल टू px। मान लेते हैं उस रिकार्डिक इक्वेशन का एक पर्टिकुलर हल y बराबर px है। इसका मतलब ये इसका हल है तो इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो यूज ऑफ इक्वेशन टू, तो यूज ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, P1x इज इक्वल टू P प्लस Q P प्लस R P स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 सॉरी 3, समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या किया, y की जगह P रख दिया तो dy अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे तो P1 आएगा, या P1 का मतलब है P अपॉन dx, ये आ गया। इस P में और इस P में डिफरेंट है, ठीक है, ये कैपिटल है ये स्मॉल आ गया, तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 3। अब क्या करेंगे, ये वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, हमें इस अवकल इस रिकार्डिक इक्वेशन का इसकी सहायता से जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है, विशिष्ट व्यापक हल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि लेट माना जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज हो जाएगा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 अपॉन वी, जहां पर v है वो कोई x का फलन है। अगर अब क्या करेंगे, v का मान ज्ञात कर लेंगे, p का तो दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, अब v का मान ज्ञात कर लेंगे, वो v का मान इसमें रख देंगे तो वो हो जाएगा इस दिए गए रिकार्डिक इक्वेशन का अविशिष्ट व्यापक हल। इसके लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे क्योंकि ये मान अब इसमें रखेंगे। तो देखो यह आ जाएगा समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा y1 इज इक्वल टू p1x माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर और dv अपॉन dx, ये आ जाएगा 1 अपॉन v का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर और v का हो जाएगा dv अपॉन dx। अब देखो इस p का मान, ये मान इसमें रखेंगे तो इसमें रखने पर क्या जाएगा, देखो p1x माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या जाएगा, p प्लस क्यू p x प्लस 1 अपॉन v प्लस r p x प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर 1 अपॉन v का होल स्क्वायर। देखो p1x का मान क्या आ जाएगा, यहां से यह आ जाएगा तो यह आ जाएगा p प्लस क्यू p प्लस r p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dx इज इक्वल टू p प्लस क्यू p प्लस क्यू अपॉन v प्लस, मैंने इसको अंदर गुणा कर दिया, बोल दिया। अब इसका क्या आ जाएगा, देखो r p स्क्वायर, इसको वर्ग कर दिया, प्लस r अपॉन v स्क्वायर और प्लस 2r p अपॉन v, इसको वर्ग खोल के इसको अंदर से गुणा कर दिया तो ये आ गया। अब देखो ये p से p कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो देखो क्या बच गया, एक पद तो ये बच गया, एक पद ये बच गया, एक पद ये बच गया। तो देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx
इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी प्लस आर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2rp अपॉन वी, क्योंकि इसमें 3 पद रह गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इस पद को इधर ले जाएंगे, वी स्क्वायर का लघुत्तम ले लेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx प्लस इन दोनों में v कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा q प्लस 2rp इंटू वी प्लस r इज इक्वल टू 0। या ये कहते हैं इस r को हम इधर ले गए तो ये आ जाएगा बराबर माइनस r। अब देखो इस इक्वेशन को देखने पर एक किस प्रकार की इक्वेशन लग रही है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण लग रही है। किस रूप की, इस रूप की, जनरल व्यापक हम इधर लिख देते हैं, इस रूप की है dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर ये p का मान क्या आ गया, ये आ गया, y की जगह v आ गया और x की जगह x है और q की जगह आ गया माइनस r। तो ये कहलाती है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण, जिसका हल हम कई विधियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से है इसका इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करो और इंटीग्रल फैक्टर की सहायता से v का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो इसका इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू e की पावर समाकलन और p की जगह पूरा आ गया तो q प्लस 2rp dx। तो यह आ जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्यों किसका, अक्ष का फंक्शन, r भी अक्ष का फंक्शन, p भी अक्ष का फंक्शन, तो आसानी से इसका समाकलन हो जाएगा। अतः इस अवकल समीकरण का विशिष्ट व्यापक हल जाएगा v इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन माइनस r इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। अब इसको इंटीग्रल फैक्टर मान यहां रख देंगे, माइनस r का मान इस समीकरण से निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका इधर भाग लगा के v का मान आ जाएगा। वो v का मान हम यहां रख देंगे तो वो जाएगा इस अवकल रिकार्डिक इक्वेशन का व्यापक हल अगर वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ तो क्या करेंगे इसमें, अगर y बराबर पी एक्स वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है तो हम इसका जनरल व्यापक हल हो जाएगा y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1/v। ये मान की सहायता से ये सारे मान इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रथम कोटि की प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। उससे हम v का मान ज्ञात कर लेंगे और वो v का मान इस यहाँ समीकरण 4 में रख देंगे तो वो जाएगा उस रिकार्डिक इक्वेशन का अभीष्ट व्यापक हल। अब क्या करेंगे, इसी मेथड के आधार पर हम एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग रिकार्डिक इक्वेशन हुज वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज 1 प्लस 10x। हमारे पास ये रिकार्डिक इक्वेशन दे रखी है y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर। y1 का मतलब है dy अपॉन dx। हमें क्या दे रखा है, वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो ये दे रखा है, ये मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस p का मान दे रखा है 1 प्लस 10x। तो गिवन रिकार्डिक इक्वेशन इज, तो गिवन रिकार्डिक इक्वेशन इज, वो क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं इस अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x प्लस 1/v। क्योंकि ये दे रखा है इसका वन पर्टिकुलर हल, अतः इसका अभीष्ट व्यापक हल हो जाएगा y इज इक्वल टू पर्टिकुलर हल प्लस 1/v। अब क्या करेंगे, ये मान इसमें रखेंगे। इसके लिए इसका पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 का अवकलन 0 और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और माइनस 1/v स्क्वायर dv अपॉन dx। ये हो जाएगा
इसका हल। अब ये मान समीकरण 2 और ये समीकरण 3 हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो देखो क्या जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1/v² dv/dx, ये तो आ जाएगा y1 का मान बराबर 2 माइनस 2, y की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1/v और प्लस 1 प्लस 10x प्लस 1/v का होल स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर की जगह रख दिया। आप देखो इसको और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1/v² dv/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 10x माइनस 2/v, इस ब्रैकेट को खोल दिया और इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1/v² प्लस 2 10x प्लस 2 10x/v प्लस 2/v, क्योंकि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये आ गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, माइनस का 2 10x प्लस का 2 10x से कट गया, और देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर, ये sec स्क्वायर से ये sec स्क्वायर कट गया, और ये माइनस 2v से माइनस 2/v से प्लस का 2/v कट गया, तो ओनली इधर एक पद ये बचा और इधर ये पद बचा, तो ये आ जाएगा माइनस 1/v² dv/dx इज इक्वल टू प्लस का 2 10x/v, दोनों तरफ माइनस v² का लघुत्तम ले लेंगे तो ये क्या जाएगा dv/dx, और माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 10x इंटू v इज इक्वल टू -1। मैंने क्या किया, इस पद को इधर ले गए, इस पद को इधर लाया और v² का लघुत्तम ले लिया और उसको सरल करने पर आपके पास ये आ जाएगा। और ये इक्वेशन क्या है, ये समीकरण 4 है, वो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण है, जो dv/dx प्लस 2 10x इंटू v इज इक्वल टू -1, जो इस रूप की बन रही है dy/dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q, जहां पर ये कहलाती है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण, जहां पर p का मान क्या हो गया 2 10x, y की जगह क्या हो गया v और x की जगह x है और q की जगह आ गया -1। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए पहले हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो देखो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर समाकलन p की जगह क्या आ गया 2 10x dx इज इक्वल टू e की पावर 2 cos से समाकलन में से बाहर आ गया 10x का 2, तो 10x का समाकलन क्या हो जाएगा log sec x, यही होगा। दो समाकलन होते हैं इसके, एक तो माइनस log cos x या log sec x, तो हम प्लस वाला ले लिया log sec x, और ये जो गुणा में है वो इधर आ जाएगी घात में, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला क्या है e की पावर log fx इज इक्वल टू होता है fx, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मान आ जाएगा sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रल फैक्टर का मान आ जाएगा sec स्क्वायर x। अतः इस समीकरण 4 का अभिष्ट व्यापक हल हो जाएगा v इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन -1 इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर q का मान है -1, तो यह आ गया इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। अब इंटीग्रल फैक्टर का मान रख देंगे तो v इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस c इज इक्वल टू
-12 आएगा। sec x का समाकलन क्या होता है, tan x, क्योंकि tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, अर्थात sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan x। तो ये आ जाएगा tan x प्लस c, अतः v बराबर आ जाएगा c माइनस tan x अपॉन sec स्क्वायर x, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 5। अतः ये v का मान इस समीकरण में रख देंगे, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर दिए गए रिकार्डिंग अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल हो जाएगा y = 1 प्लस tan x प्लस v की जगह रख देंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन c माइनस tan x। तो ये हो जाएगा इस दिए गए रिकार्डिंग अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल, जब वन पर्टिकुलर इंटीग्रल दे रखा